In this class, we are going to start the unit number first of data science and big data, which is introduction to data science. तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो डाटा साइंस है उसकी ज़रूरत क्या होती है और वो होता क्या है. ठीक है. इमेजिन अ फूड डिलीवरी कंपनी लाइक स्विगी और जोमेटो. एवरी डे मिलियंस ऑफ कस्टमर्स प्लेस ऑर्डर्स फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस. मतलब हमारे पास 2 कंपनीज़ हैं और हर दिन क्या होता है कि मिलियंस ऑफ कस्टमर्स वहाँ पे ऑर्डर्स प्लेस करते हैं. अब वो डिफरेंट लोकेशन से बिलोंग करते हैं और वो अलग अलग तरह का फूड जो है वो ऑर्डर करते हैं और उसके बाद एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे और दिन में अलग अलग टाइम पे ऑर्डर प्लेस करते हैं. गिव रेटिंग्स एंड रिव्यूज़. अब वो क्या करते हैं कि रेटिंग्स भी देते हैं और रिव्यूज़ भी देते हैं अपने कि कौन सा फूड उनको ज़्यादा पसंद आया और किस फूड में उनको क्या प्रॉब्लम हुई या फिर उनको लेट रिसीव हुआ. तो ऐसे रिव्यूज़ भी वो देते रहते हैं. एट द सेम टाइम डिलीवरी पार्टनर्स मूव थ्रू ट्रैफिक. रेस्टोरेंट्स प्रिपेयर फूड एट डिफरेंट स्पीड्स. मतलब उसी टाइम पे उनको क्या करना पड़ता है रास्ते में. अब वो जब डिलीवरी बॉय जाएगा उसको ट्रैफिक का सामना भी करना पड़ सकता है. उसके अलावा जो रेस्टोरेंट है वो फूड को प्रिपेयर करता है डिफरेंट स्पीड्स पर. अब कुछ जो फूड्स आइटम्स हैं वो जल्दी प्रिपेयर कर लेता है जबकि कुछ को प्रिपेयर करने में उसको टाइम लग सकता है. वेदर कंडीशंस एंड फेस्टिवल्स अफेक्ट डिमांड. उसके बाद वेदर कंडीशन जो मौसम होता है उसकी वजह से और फेस्टिवल्स की वजह से जो फूड की डिमांड है उसमें चेंजेस आते रहते हैं. अब ये हमारे पास एक अबंडेंट डाटा हो गया अलग अलग चीज़ों का. अब सोचने की बात यह है कि वो कैसे डिसाइड करेगा, जो कंपनी का ऑनर होगा वो कैसे डिसाइड करेगा कि विच डिलीवरी पार्टनर शुड पिक अप विच ऑर्डर. कि कौन सा जो डिलीवरी पार्टनर है वो कौन सा ऑर्डर पिक करेगा और कौन सा रास्ता उसको चूज़ करना है. हाउ लॉन्ग द डिलीवरी विल टेक. और कितना लग सकता है उसको डिलीवर होने में. अब इसका जो आंसर है वो हमें तभी पता चल सकता है जब हमारे पास क्या हो, डाटा साइंस हो. डाटा साइंस के अलावा इस चीज़ को क्लियर करना पॉसिबल नहीं है. नाउ द कंपनी कलेक्ट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा. ये सारा उसके पास डाटा है. ऑर्डर्स क्या हुआ, कौन कौन सी लोकेशन से ऑर्डर्स आए, उसके बाद ट्रैफिक कंडीशंस क्या थी, वेदर कौन सा था. क्लीन्स एंड प्रोसेसेस दिस डाटा. अब वो क्या करती है कंपनी, इस पूरे डाटा को कलेक्ट करती है और उसको क्लीन करती है. उसके बाद उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसेस करती है ताकि वो पता लगा सके कि किस टाइप का डाटा है, कौन सा जो फूड है उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है और दिन के किस टाइम में कौन से फूड का ऑर्डर आ सकता है. और ये सारी चीज़ें पता लगाने के बाद वो क्या कर सकेगा, एक बेटर तरीके से अपने डिसीजंस ले सकेगा और अपना काम प्रॉपरली कर सकेगा. तो हमने देखा कि जो डाटा साइंस है उसका यूज़ क्या है. ऐसे जब हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा आ जाता है तब हम उसको नॉर्मल मेथड्स को यूज़ करके कैलकुलेट नहीं कर सकते. उस टाइम पे हमें डाटा साइंस की ज़रूरत पड़ती है. तो डाटा साइंस होता क्या है. डाटा साइंस इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड दैट फोकसेस ऑन कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा टू जनरेट यूजफुल नॉलेज फॉर डिसीजन मेकिंग. अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले वो कलेक्ट करता है ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को. उसके बाद उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग्स होती हैं. उसके बाद हम उसको एनालाइज करते हैं. उसके बाद उसमें से रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं. तो ये सारे प्रोसेसेस किसका पार्ट है, डाटा साइंस का. द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू डाटा साइंस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ आइडेंटिफाइंग सिमिलर पैटर्न्स इन द डाटा, बिल्डिंग प्रिडिक्टिव मॉडल्स, परफॉर्मिंग फोरकास्टिंग एंड ट्रेंड एनालिसिस. अब इसमें होता क्या है, जो हमारा नॉलेज हमारी ऑब्टेन होती है उसमें हमें क्या पता चलता है कि कौन सा जो डाटा है वो सिमिलर है. जैसे हम अगर कहें कि जो चिकन है उसकी सेल किस टाइम होती है, आफ्टरनून के टाइम होती है. ठीक है. तो लंच में लोग क्या प्रीफर करते हैं, चिकन को प्रीफर करते हैं. तो हम क्या करेंगे, चिकन को उसी टाइम प्रिपेयर करेंगे. ये हमें कैसे पता चला, बहुत सारे डाटा को कलेक्ट करने के बाद कि ज़्यादा डिमांड चिकन की किस टाइम है. उसके बाद इसमें हमने क्या देखे, सिमिलर पैटर्न्स को देखा. उसके बाद प्रिडिक्शन भी देता है ये कि लास्ट टाइम अगर हम कहें किसी फेस्टिवल पे अगर जो हमारे पास स्वीट्स की डिमांड है वो डबल हो गई थी तो इस टाइम पे भी डबल हो सकती है. तो हम क्या कर सकते हैं, उसको पहले ही से बना के रख सकते हैं. तो प्रिडिक्शन भी हमें किसकी हेल्प से मिलती है, डाटा साइंस की हेल्प से. उसके बाद
परफॉर्मिंग forecasting and trend analysis, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड ऑपरेशनल डिसीशंस। इससे हम क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रैटेजिकली अपनी चीज़ों को प्लान कर सकते हैं और अपने डिसीशंस को ले सकते हैं। अब होता क्या है डाटा साइंस में कि हम डाटा को कलेक्ट करते हैं मल्टीपल हेटेरोजेनस सोर्सेज से, जो सोर्सेज अलग अलग तरह के होते हैं, उसको क्लीन करते हैं, अलग अलग चीज़ों को ग्रुप में करते हैं, सेम चीज़ों को एक ग्रुप में रखते हैं, क्लीन करने के बाद उसको इंटीग्रेट करते हैं डाटा को, उसके बाद उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं एंड कंप्यूटेशनल टेक्निक्स एंड प्रेजेंट द रिजल्ट यूजिंग विजुअलाइजेशन एंड रिपोर्ट्स, जैसा कि हम स्टैटिस्टिक्स में करते हैं। लेकिन जो डाटा साइंस है वो स्टैटिस्टिक्स हम कह सकते हैं डाटा साइंस का एक पार्ट है। डाटा साइंस स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करता है, लेकिन जो डाटा साइंस है वो स्टैटिस्टिक्स से डिफरेंट है। अब जो डाटा साइंस है वो क्या करता है, इंटीग्रेट करता है नॉलेज फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स को यूज़ करके वो क्या करता है, इंटीग्रेट करता है, चीज़ों को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखता है फॉर प्रोग्रामिंग एंड डाटा हैंडलिंग, डाटा को हैंडल करके रखता है। अब मशीन लर्निंग को ये क्या करता है डाटा साइंस, मशीन लर्निंग का यूज़ करता है ये फॉर प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, मॉडल को प्रिडिक्ट करने के लिए कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। अब डोमेन नॉलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमेन नॉलेज क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम अगर डाटा साइंस का यूज़ कर रहे हैं किसी कंपनी में, तो हमें वहाँ के और चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए कि वहाँ का लोन कितना है और कितना इस बार जो लोग हैं वो डिमांड करेंगे। उसके अलावा अगर हम और ज़्यादा सिंपल एग्जांपल लें तो अगर हम हेल्थ में या फिर हम हॉस्पिटल्स वगैरह में अगर हम डाटा साइंस का यूज़ करते हैं तो हमें उसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। हमारे पास बायोस्टैटिस्टिक्स की नॉलेज भी होनी चाहिए। हमें जबकि पता ही नहीं है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है और डाउन कब होता है, अप कब होता है, तो हम उससे क्या रिज़ल्ट इंटरप्रेट कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। तो हमारे पास जिस फील्ड में हम डाटा साइंस को यूज़ कर रहे हैं उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। इसी को कहते हैं हम डोमेन नॉलेज। नेक्स्ट इज़ डाटा विजुअलाइजेशन। अब और क्या करता है, ये डाटा को विजुअलाइज करता है। अब अगर हम विजुअलाइजेशन की बात करें तो मतलब दिखाता है, जैसे हम देखते हैं ना बार ग्राफ, जो हमारा डाटा होता है उसको हम डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम इसको पाई चार्ट की फॉर्म में डिफरेंट डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं सॉरी। तो इस तरह से हम डिफरेंट टाइप्स के डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली और डायग्रामेटिकली। अब डाटा साइंस के एडवांटेजेस क्या होते हैं ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये बिज़नेस डिसीजंस मेकिंग में हेल्पफुल होता है, उसको इम्प्रूव करता है, हम बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। उसके बाद बेटर प्रिडिक्शन एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। नेक्स्ट इज़ पैटर्न आइडेंटिफिकेशन, दिस इज़ आइडेंटिफिकेशन एंड इंसाइट जनरेशन। हम क्या कर सकते हैं, पैटर्न फाइंड कर सकते हैं कि जैसे हमारा जो हम कह सकते हैं अगर हम चॉकलेट सेल करें तो हमारी जो चॉकलेट की डिमांड है वो किस तरह से बढ़ रही है, कब कम हो जाती है और किस टाइम पे बढ़ती है, तो उसके हिसाब से हम चॉकलेट्स को सेल करेंगे। अगर हमारी डिमांड जिस टाइम पे कम हो रही है उस टाइम पे हम उसको सेल करेंगे तो हमें लॉस हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इससे पैटर्न्स फाइंड कर सकते हैं और उससे अपने क्या कर सकते हैं, इनसाइट जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद कॉस्ट रिडक्शन एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अब इस डाटा साइंस की हेल्प से हमारी जो कॉस्ट होती है वो रिड्यूस हो जाती है। जैसे हमें पता है कि किस टाइम पे किस रूट पे जो ट्रैफिक है वो ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस रूट को नहीं चूज़ करेंगे, किसी और रूट को चूज़ करेंगे। और एक और एग्जांपल, जो रूट ज़्यादा लॉन्ग है उसको हम नहीं चूज़ करेंगे, शॉर्ट रूट को चूज़ करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो पेट्रोल का एक्सपेंसेस है वो भी बच जाएगा, उसका एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। तो इस डाटा साइंस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस भी कर सकते हैं। उसके बाद डायनामिक रूट ऑप्टिमाइजेशन। डायनामिक रूट ऑप्टिमाइजेशन मतलब कि हम ऐसा रूट फाइंड करें, ऐसा रास्ता फाइंड करें जो कि एफिशिएंट हो, हर तरीके से ठीक हो, और हम उसको टाइम टू टाइम चेंज भी करते रहें। जब कंडीशंस बदल जाएं तब हम उसको चेंज भी कर सकें। जैसे अगर हमारे पास एक रूट है जो कि शॉर्ट है, अब उसको हम चूज़ करते हैं अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, लेकिन लैंडस्लाइड होने की वजह से वहाँ पे क्या है, अब डेथ केसेस ज़्यादा हो रहे, तो ऑब्वियस सी बात है हम उस रूट को चेंज कर देंगे। या फिर अब वहाँ पे क्या है कि
अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, जो रोड है वो अब वहाँ से क्रैक्स पड़े या फिर ठीक नहीं है, तो हम उस रूट को चेंज कर देंगे। तो इसी तरह से हम हमेशा बेस्ट रूट को चूज़ करते हैं जो हर तरीके से हमारे लिए क्या होता है, ठीक होता है। और ये भी हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, डाटा साइंस की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे अगर हम एक व्हीकल से ट्रैवल करते हैं, हमारी अपनी कार है, तो हम एक रूट को देखते हैं, उस पे से ट्रैवल करके हमारी जो कार है वो ज़्यादा डैमेज हो जाती है। तो अब हमने ये कैसे पता लगाया कि हमारी जो कार है वो डैमेज हो रही है? रोज़ाना हम उसको देखते हैं कि उसकी जो कभी टायर्स वगैरह हैं वो जल्दी डैमेज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कंटिन्यूसली हमने उसको देखा, तो उसके बाद हमने अपना रूट चेंज कर लिया। इसी को कहते हैं डायनामिक रूट ऑप्टिमाइजेशन, कि हम हमेशा वो रूट चूज़ करते हैं जो हमारे लिए एफिशिएंट होता है, हर तरीके से ठीक होता है। और अगर किसी कंडीशन में वो रूट हमारे लिए अब एफिशिएंट ना रहे तो हम उसको चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट इज़ रिडक्शन इन मार्केटिंग एक्सपेंसेस। अब मार्केटिंग क्या होता है, चीज़ों को सेल करना। अब मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी हमारे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, अगर हमें किसकी नॉलेज होगी, डाटा साइंस की। सपोर्ट फॉर पब्लिक हेल्थ एंड डिसास्टर मैनेजमेंट। अब ये पब्लिक हेल्थ को सपोर्ट करने में भी हेल्पफुल है और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी हेल्पफुल है। नेक्स्ट इज़ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एनालिसिस। उसके बाद इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एनालिसिस में भी हेल्पफुल है। देखो ये सारी चीज़ें डाटा पे डिपेंड होती हैं, और जहाँ पे भी डाटा होता है वहाँ पे डाटा साइंस ज़रूर अप्लाई होता है। नेक्स्ट इज़ रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन इन स्मार्ट सिटीज़। स्मार्ट सिटीज़ में हम रिसोर्सेज को कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते। तो पहले हम कुछ टर्म्स को देख लेते हैं जो कि इस यूनिट में यूज़ हो रही हैं, और इनके मीनिंग पता चलने के बाद आपके लिए इसको रेफ़र करना और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। डाटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स, फिगर्स और मेजरमेंट्स कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। इट कैन बी नंबर्स, टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो और सेंसर रीडिंग्स। मतलब कुछ भी जो इन्फॉर्मेशन हमें मिले, कोई भी फिगर हो, चाहे वो कोई नंबर हो, या फिर हम कह सकते हैं कोई टेक्स्ट हो, या जैसे कि मैसेजेस, ईमेल्स, उसके बाद ऑडियो हो, कोई वीडियो हो, ये सारा किस में आ जाता है, डाटा में। डाटा अलोन डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अनटिल इट इज़ एनालाइज्ड। मतलब अगर हमारे पास डाटा प्रेजेंट है तो ये हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता जब तक कि इसको प्रॉपरली एनालाइज ना किया जाए। नेक्स्ट इज़ डाटा साइंस। डाटा साइंस क्या होता है, अ मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड दैट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल नॉलेज। अब ये मल्टीडिसिप्लिनरी क्यों है, क्योंकि इसमें डिफरेंट मेथड्स हम यूज़ करते हैं। कुछ मेथड्स हम स्टैटिस्टिक्स से लेते हैं, कुछ मैथमेटिक्स से लेते हैं। उसके बाद इसमें हम किसका यूज़ करते हैं, मशीन लर्निंग का यूज़ करते हैं। और सबसे ज़्यादा मेन डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज मतलब जिस फील्ड के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर कंपनी के लिए या फिर किसी हॉस्पिटल में हम डाटा साइंस को यूज़ कर रहे हैं, तो उस चीज़ का हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर हम इसको बायोस्टैटिस्टिक्स हम जैसे कहते हैं, उसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, हेल्थ के रिलेटेड जो स्टैटिस्टिक्स हम बनाते हैं उसके कि कितने बंदे जो हैं वो ब्लड प्रेशर डाउन के मरीज़ हैं, पेशेंट्स हैं। हमें जब पता ही नहीं होगा कि ब्लड प्रेशर डाउन कब होता है, उसका नॉर्मल रेंज क्या है, तब तक हम उसमें कोई भी रिज़ल्ट नहीं दे सकते। तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, डोमेन नॉलेज भी होनी चाहिए। तो ये किस में आ जाता है, ये सारा डाटा साइंस में। इसीलिए ये क्या है, ये मल्टीडिसिप्लिनरी है। उसके बाद दिस नॉलेज हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन मेक टू इन्फॉर्म डिसीजंस एंड प्रिडिक्शन। अब इसमें क्या होता है, ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो डिसीजंस अच्छे से ले सके और फ्यूचर के लिए प्रिडिक्शंस भी देता है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर डाटा। स्ट्रक्चर डाटा क्या होता है, स्ट्रक्चर नाम ही से आपको पता चल रहा है कि उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर ज़रूर होगा। डाटा दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन अ फिक्स्ड फॉर्मेट लाइक टेबल्स और स्प्रेडशीट्स, जो इस फॉर्मेट में हमें पहले से दिया होता है ऑर्गेनाइज फॉर्म में। मतलब वो रॉ नहीं होता बल्कि वो प्रॉपरली टेबल्स में अरेंज किया होता है। ईच रॉ रिप्रेजेंट अ रिकॉर्ड एंड ईच कॉलम रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट। एग्जाम्पल्स इंक्लूड स्टूडेंट्स और बैंक ट्रांसैक्शन। जैसे आप अवार्ड रोल की एग्जांपल ले लो, यहाँ पे क्या होता है, सीरियल नंबर होता है, ठीक है। इसमें रोल नंबर 1, 2, 3, यहाँ पे स्टूडेंट्स का नाम लिखा होता है, उसके आगे उसके सब्जेक्ट के मार्क्स दिए होते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं ये क्या, एक स्ट्रक्चर्ड डाटा है। नेक्स्ट इज सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। डाटा दैट इज पार्शली ऑर्गेनाइज्ड विद सम स्ट्रक्चर, ऑफन यूजिंग टैग्स और की वैल्यूज पेयर्स बट नॉट एज स्ट्रिक्टली एज टेबल्स। मतलब यहाँ पे उसको ऑर्गेनाइज तो किया होता है
लेकिन वो पार्शली ऑर्गेनाइज्ड होता है, वो अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज उसको टेबल में नहीं किया होता। एग्जाम्पल इंक्लूड XML फाइल्स, JSON फाइल्स और सर्वर लॉग्स। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, तब आपको पता चल जाएगा कि ये क्या होते हैं। अभी हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट आईडी, और यहाँ पे स्टूडेंट आईडी के बाद उसकी आईडी दी हुई है, नेम के बाद उसका नेम भी दिया हुआ है, उसके बाद क्या है कोर्स, उसका कोर्स कौन सा है, डाटा साइंस, और कौन से ईयर में वो ले रहा है, 2025 में। ये स्ट्रक्चर्ड तो है लेकिन ये पार्शली स्ट्रक्चर्ड है क्योंकि इसमें कोई टेबल हमारे पास नहीं है। तो इस टाइप के डाटा को हम कहते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। उसके बाद है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, डाटा विद नो प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर और स्कीमा। स्कीमा होता है, स्कीमा कहते हैं स्ट्रक्चर को। इट इंक्लूड्स टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स, वीडियोस, इमेजेस, ऑडियो, सोशल मीडिया पोस्ट एंड अदर फ्री फॉर्म कंटेंट। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। प्रोसेसिंग अनस्ट्रक्चर्ड डाटा यूजली रिक्वायर्स एडवांस टूल्स। अब जब हम इसको प्रोसेस करने की बात करते हैं तो हमें उस टाइम पे एडवांस टूल्स चाहिए होते हैं। नेक्स्ट इज डाटा स्ट्रीम, कंटिन्यूअस डाटा जनरेटेड इन रियल टाइम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट कैन बी स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, GPS लोकेशन, जो आपके फ़ोन में GPS लोकेशन जिससे आप क्या फाइंड करते हो, लोकेशंस को फाइंड करते हो। उसके बाद स्टॉक प्राइजेस एंड सेंसर रीडिंग फ्रॉम IoT डिवाइसेस। IoT डिवाइसेस कौन सी होती हैं, IoT मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब इसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जैसे हमारी स्मार्ट वॉच हो गई, जब हम अगर वो हमारा क्या करती है, डिस्टेंस को मेज़र करती है। अगर हम चलते हैं तो वो हमें ऑटोमेटिकली बताती रहती है कि हमने कितना किलोमीटर कवर कर लिया या फिर कितना मीटर हमने चला। तो ऐसी जो डिवाइसेस होती हैं, ऐसा जो डाटा होता है वो किस में आ जाता है, स्ट्रीम डाटा में, और वी कैन से दैट डाटा स्ट्रीम। नेक्स्ट इज़ बिग डाटा। बिग डाटा क्या होता है, हमारा जो कोर्स है उसका क्या नाम है, डाटा साइंस एंड बिग डाटा। पहले हम डाटा साइंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, बिग डाटा के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये एक्सट्रीमली लार्ज, कॉम्प्लेक्स एंड हाई वेलोसिटी डाटा दैट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड यूजिंग ट्रेडिशनल टूल्स। इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग टेक्निक्स। मतलब जो हमारे ट्रेडिशनल टूल्स को यूज़ करके हम उसको प्रोसेस नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में होता है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इसके लिए हमें कुछ स्पेशलाइज्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग टेक्निक्स चाहिए होती हैं, उसको हम कहते हैं बिग डाटा। Next is data analysis, the process of inspecting, cleaning, transforming and modeling data to discover useful patterns, trends and insights that can support decision making. ऐसा प्रोसेस, उस प्रोसेस जो कि डाटा साइंस यूज़ करता है उसको हम कहते हैं डाटा एनालिसिस। इसमें ये क्या करता है, इंस्पेक्ट करता है, डाटा को क्लीन करता है, उसको ट्रांसफॉर्म करता है मीनिंगफुल चीज़ों में। उसके बाद एंड मॉडलिंग डाटा टू डिस्कवर यूज़फुल पैटर्न्स, उसको इस तरह से मॉडल करके रखता है ताकि हम क्या कर सकें, यूज़फुल पैटर्न्स को डिस्कवर कर सकें, ट्रेंड्स एंड इंसाइट्स एंड दैट कैन सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। अब ये इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखता है जो कि हमारे डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाटा एनालिसिस। नेक्स्ट इज डाटा क्लीनिंग, द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग एरर्स, inconsistencies or missing values in data to ensure its quality and accuracy before analysis. हम डाटा को ऐसे ही एनालाइज करना शुरू नहीं कर देते, उस पर ऐसे ही काम नहीं करते, बल्कि पहले उसको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। अब क्लीनिंग प्रोसेस में क्या होता है, हम डिटेक्ट करते हैं एरर्स को, फाइंड करते हैं उसमें कुछ गलती ना हो और उन एरर्स को क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं। उसके बाद इनकन्सिस्टेंसीज़ को, इनकन्सिस्टेंसीज मतलब जो कंसिस्टेंट ना हो, जो चीज़ें एक बार में कुछ और शो करें दूसरी बार में कुछ और शो करें तो वो राइट नहीं होती कि हम उनको यूज़ कर सकें। और मिसिंग वैल्यूज़, और अगर कोई वैल्यू मिस है तो उसको भी देखें कि क्या वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी डाटा के लिए या फिर नहीं। अगर नहीं है तो हम उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर वो इम्पॉर्टेंट है तो हम उसको स्किप करेंगे, हमारी रॉन्ग कंक्लूशंस आ जाएंगी। ठीक है, अब ये सब किस लिए किया जाता है, ताकि हम डाटा की क्वालिटी को इंश्योर करें कि हमारा जो डाटा है उसमें ये क्वालिटी है कि हम उस पर फर्दर प्रोसेस कर सकें। तो एनालिसिस करने के बाद जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है उसको हम कहते हैं डाटा क्लीनिंग। और हमारी प्रिडिक्शंस, हमारा रिज़ल्ट तभी ठीक होगा जब हम डाटा क्लीनिंग के बाद क्या करेंगे, उस पर एनालिसिस करेंगे, फर्दर वर्क करेंगे। डाटा इंटीग्रेशन,
combining data from multiple sources to provide a unified view, making it easier to analyze and draw insights. अब इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है कंबाइन करना, जोड़ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, डाटा को कंबाइन करते हैं। जो अलग अलग सोर्सेज से हमारे पास डाटा आया होता है उसको कंबाइन करते हैं ताकि हम क्या प्रोवाइड कर सकें, एक यूनिफाइड, उसके लिए एक सिंगल व्यू, एक यूनिफाइड व्यू प्रोवाइड कर सकें ताकि उसको एनालाइज करना और उसकी ऊपर रिसर्च करने के बाद कंक्लूशंस निकालना हमारे लिए इजी हो जाए। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ प्रिडिक्टिव एनालिसिस। प्रिडिक्टिव एनालिसिस क्या होता है? यूजिंग हिस्टोरिकल डाटा एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल्स टू फॉरकास्ट फ्यूचर इवेंट्स। प्रिडिक्शन देना मतलब पहले वाले डाटा को यूज़ करके आगे वाली चीज़ों के लिए हम फॉरकास्टिंग करते हैं, ट्रेंड्स और बिहेवियर्स। फॉर एग्जांपल प्रिडिक्टिंग कस्टमर परचेज और स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। जैसे अगर लास्ट विंटर में जो हमारे वूलन क्लॉथ्स थे उनकी जो सेल हो गई थी वो डबल हो गई थी, तो इस विंटर के लिए वो ऑलरेडी ही डबल प्रोडक्शन करके रखेंगे ताकि उनको शॉर्टेज ना हो। ये किसके बेस पे है? हिस्टोरिकल डाटा के बेस पे है, पहले वाले इवेंट के बेस पे है, इसीलिए हम इसको कहते हैं प्रिडिक्टिव एनालिसिस। नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस नाम ही से पता चल रहा है, इसमें हम क्या करते हैं, इट समराइज हिस्टोरिकल डाटा टू शो व्हाट हैपन। अब जो हमारे पास हिस्टोरिकल डाटा होता है उसको देखते हैं और बस हम इतना पता लगाते हैं कि क्या हुआ था। जैसे हमारे पास डाटा प्रेजेंट है, हम उसका एवरेज फाइंड करते हैं, तो एवरेज फाइंड करने के बाद हमें पता चलता है कि किसी चीज़ की एवरेज सेल क्या थी, और ये नहीं हम देखते कि क्यों थी और कैसे थी, बल्कि हम खाली इस चीज़ का आंसर देते हैं इसमें, व्हाट हैपन, क्या एक्चुअली हुआ था। नेक्स्ट इज एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस। एक्सप्लोर, इसमें हम एक्सप्लोर करते हैं कि क्यों हुआ था। डिस्क्रिप्टिव में हमने देखा क्या हुआ था और एक्सप्लोरेटरी में हम एक्सप्लोर करेंगे वैसा क्यों हुआ था। इट एक्सप्लेन्स वाई समथिंग हैपन्स। अब ये बताता है कि कोई चीज़ क्यों हुई थी, बाय आइडेंटिफाइंग काजेज, रिलेशनशिप्स और फैक्टर बिहाइंड द ऑब्जर्व डाटा। और ये कैसे पता लगाता है, उसके पीछे काजेज़ क्या थे उनको फाइंड करके, रिलेशनशिप्स क्या थे उसको फाइंड करके, और उसके पीछे वजह क्या थी। अगर सेल जो है वो ट्वाइस हो गई थी तो उसके पीछे वजह क्या थी। ये क्या करता है, इस चीज़ को फाइंड करने की कोशिश करता है कि वाई समथिंग हैपन, इसीलिए हम इसको कहते हैं एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस। नेक्स्ट इज इन्फरेंशियल एनालिसिस। इन्फरेंस क्या होता है, कोई अंदाज़ा। जैसे हम क्या करते हैं, पूरी पॉपुलेशन को, पूरे डाटा को स्टडी नहीं करते बल्कि उसमें से सैंपल ले लेते हैं। सैंपल का जो एवरेज है उसके बेस पे हम पॉपुलेशन के एवरेज को प्रिडिक्ट करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इन्फरेंशियल एनालिसिस। इन दिस टाइप ऑफ डाटा एनालिसिस वी यूज सैंपल्स फ्रॉम द डाटा टू मेक प्रिडिक्शंस अबाउट द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द डाटा। इट इन्वॉल्व्स मेकिंग प्रिडिक्शंस, टेस्टिंग हाइपोथेसिस एंड एस्टिमेटिंग ट्रेंड्स। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, हम प्रिडिक्शंस देते हैं, ठीक है, सैम्पल डाटा के बेस पे। उसके बाद हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद एस्टिमेटिंग ट्रेंड्स। अब जो हमारे ट्रेंड्स हैं उसको एस्टिमेट करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज पैटर्न रिकॉग्निशन। आइडेंटिफाइंग रिकरिंग ट्रेंड्स, सिमिलैरिटीज और एनोमलीज इन डाटा दैट कैन हेल्प टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर्स or make decisions such as detecting fraud in banking transactions। देखो इसमें हम क्या करते हैं, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन सी चीज़ किस तरीके से जा रही है। जैसे अगर हम लोन्स की बात करें कि जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाता है तब जो लोन होता है वो लोग कम लेते हैं। अब जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा लोन लेने लग जाते हैं। तो ये एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। तो हम यही अपने दिमाग में अजम्पशंस रखेंगे कि अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा है तो अब जो लोन है उसकी डिमांड गिरने वाली है। लेकिन अगर रियलिटी में इसका अपोजिट हुआ, इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से जो लोन है उसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है, तो ज़रूर उसमें कुछ फ्रॉड है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर उसमें गलत है। तो ये सब हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, पैटर्न को देख के, ठीक है, किसी चीज़ के पैटर्न को देख के। अब इसमें हम डिटेक्ट कर सकते हैं जो बैंकिंग
सेक्टर में फ्रॉड हो रहा है, इन सब को भी हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो पैटर्न है उसके अगेंस्ट जो चीज़ जा रही है मतलब वो फ्रॉड है। नेक्स्ट इज़ डाटा विजुअलाइजेशन, रिप्रेजेंटिंग डाटा विजुअली। अब हम उसको विजुअली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चार्ट्स की हेल्प से, ग्राफ्स की हेल्प से, उसके बाद डैशबोर्ड्स की हेल्प से और इन्फोग्राफिक्स टू मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड द पैटर्न्स एंड इनसाइट। अब आप कंफ्यूज हो गए डैशबोर्ड में और इन्फोग्राफिक्स। तो इन्फोग्राफिक्स जो होता है वो 2 वर्ड्स से मिलके बना है, एक इन्फो और एक ग्राफिक्स। तो इन्फो मीन्स इन्फॉर्मेशन और ग्राफिक्स मीन्स हम किसी ग्राफ की हेल्प से या फिर किसी पिक्चर की हेल्प से किसी अट्रैक्टिव वे में जो इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम कहते हैं इन्फोग्राफिक्स। नेक्स्ट इज डैशबोर्ड। डैशबोर्ड क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो देखो डैशबोर्ड क्या होता है, अ विजुअल समरी ऑफ डाटा दैट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन एट अ ग्लैंस। ये एक ऐसी विजुअल समरी होती है जिसको देख के ही हम पता लगा सकते हैं कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इन शॉर्ट यू कैन से दैट इट इज़ अ विजुअल समरी। Next is IoT, that is Internet of Things, a network of physical devices connected to the internet that collects and share data automatically। ये physical devices का network होता है जैसे स्मार्ट वॉचेस, सेंसर्स एंड कनेक्टेड व्हीकल्स। अब स्मार्ट वॉचेस जो होती है हमारे पास सेंसर्स होते हैं और जो कनेक्टेड व्हीकल्स होती हैं ये सारी किसकी एग्जांपल हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। मैंने आपको पहले भी इसकी एग्जांपल दे दी है, आई होप यू गेट इट। नेक्स्ट इज़ डाटा ड्रेजिंग। ये बहुत इजी है। इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट एनी पर्पस डाटा को लॉन्ग टाइम तक देखते रहते हैं तो उसमें कोई रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। जैसे द प्रैक्टिस ऑफ एनालाइजिंग लार्ज डाटा सेट्स विदाउट अ क्लियर हाइपोथेसिस लुकिंग फॉर पैटर्न्स दैट मे नॉट बी मीनिंगफुल, इट कैन लीड टू मिसलीडिंग कंक्लूशंस इफ़ नॉट डन केयरफुली। देखो एक बंदा क्या कर रहा है, डाटा को रीड कर रहा है। अब वो डाटा क्या है कि किस दिन कौन से डे ऑफ वीक पे कितनी सेल हुई। अब वहाँ पे हमारे पास रेड रोज़ेज़ हैं, ब्लू रोज़ेज़ हैं और ग्रीन रोज़ेज़ हैं। अब उसको पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है, वो खाली देख रहा है कि किस दिन, एक दिन मंडे को 5 रेड लिए, 6 ब्लू लिए या फिर 7 वाइट लिए, ऐसे वो क्या कर रहा है, डाटा को रीड कर रहा है। अब एट लास्ट उसने कंक्लूशंस निकाली कि ट्यूसडे को बहुत सारे जो रेड फ्लावर्स हैं वो सेल हो गए। तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, इसके पीछे कोई प्लान ही नहीं है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि उसने कंक्लूशंस किस वजह से निकाली, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक वो डाटा को देखता ही रहा, उस टाइम की वजह से उसके पास कोई कंक्लूशन आ गई है। तो इसको हम कहते हैं डाटा ड्रेजिंग। कोई फर्दर उसके पास कोई उसका सेंस नहीं है, बल्कि खाली लॉन्ग टाइम तक डाटा को रीड करने के बाद उसने क्या कर दिया, एक कंक्लूशन दे दी है और ये मीनिंगलेस होती है अगर हम इसको केयरफुली नहीं करते तो। नेक्स्ट इज स्कीमा, अ ब्लूप्रिंट और स्ट्रक्चर दैट डिफाइंस हाउ डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ डेटाबेस और स्टोरेज सिस्टम। इट स्पेसिफाइज फील्ड, डाटा टाइप्स एंड रिलेशनशिप्स। स्कीमा क्या होता है, एक पैटर्न कि किस तरह से हमारा जो डाटा है वो स्टोर किया हुआ है। जैसे आप अवार्ड रोल का स्कीमा देख लो तो पहले क्या होता है, उसका सीरियल नंबर जहाँ पे हम रोल नंबर्स लिखते हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स का नाम, उसके बाद उसके मार्क्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, उसका स्कीमा होता है। तो स्कीमा क्या होता है, जस्ट एक ब्लूप्रिंट की चीज़ों को कि हमने कैसे कैसे ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। नेक्स्ट इज़ डाटा साइंस लाइफ साइकिल। अब डाटा साइंस लाइफ साइकिल क्या होता है, द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डाटा साइंस वर्क टिपिकली इंक्लूडिंग डाटा कलेक्शन, क्लीनिंग, इंटीग्रेशन, एनालिसिस, विजुअलाइजेशन एंड डिसीजन मेकिंग। मतलब जितने भी स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, जितने भी प्रोसेसेस हमने फॉलो किए, वो सारे किसका पार्ट है, डाटा साइंस का, सॉरी डाटा साइंस लाइफ साइकिल का। कि उसकी लाइफ साइकिल कितनी रही, जैसे हमने पहले कलेक्ट किया, फिर क्लीन किया, फिर इंटीग्रेट किया, फिर एनालाइज किया, उसके बाद विजुअलाइज किया। तो ये सारे क्या हैं, डाटा साइंस की लाइफ साइकिल। नेक्स्ट इज रियल टाइम। अगर आपको डाटा साइंस में कहीं पे भी रियल टाइम दिखे तो इसका मतलब होता है कि एनालाइजिंग डाटा इंस्टेंटली एज इट कम्स। मतलब जैसे ही हमारे पास डाटा आया उसी टाइम पे हमने उसको एनालाइज कर दिया, बाद में या फिर 1 मिनट बाद या फिर कुछ आवर्स के बाद ऐसा नहीं किया, तो उसको हम कहते हैं रियल टाइम। उसी वक्त हमने वो काम कर लिया, नॉट लेटर।
नेक्स्ट इज डैशबोर्ड्स। डैशबोर्ड्स क्या होते हैं? अ विजुअल समरी ऑफ डाटा दैट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन एट अ ग्लैंस। ये क्या होती है? एक विजुअल समरी होती है और ये हमने पहले भी पढ़ा। नेक्स्ट इज डाटा टाइप्स। डाटा टाइप क्या होता है? टाइप ऑफ डाटा कि किस टाइप का डाटा है हमारे पास, क्या वो क्वालिटेटिव है या फिर क्वांटिटेटिव है, नंबर्स की फॉर्म में है या फिर एट्रीब्यूट्स की फॉर्म में है। ये सारा किस में आता है? डाटा टाइप में। नेक्स्ट इज डाटा रिट्रीवल। इसमें क्या होता है? टेकिंग द डाटा फ्रॉम द स्टोरेज व्हेन नीडेड। मतलब हमारे पास डाटा जो है वो एक जगह पे स्टोर करके रखा हुआ है, हम वहाँ से ले लेते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डाटा रिट्रीवल। नेक्स्ट इज डाटा वेयरहाउस। वन बिग प्लेस वेयर डाटा इज स्टोर्ड फॉर एनालिसिस। जहाँ पे डाटा रखा हुआ होता है स्टोर करके, ताकि हम उसको एनालाइज करें जब हमें ज़रूरत पड़े, तो उसको हम कहते हैं डाटा वेयरहाउस। आप याद रख सकते हो हाउस से, हाउस में उसको पहले से स्टोर करके रखा हुआ होता है। नेक्स्ट इज RDBMS, दैट इज रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। Relational Database Management System, a system that store data in tables and let you to manage and analyze it efficiently। ऐसा सिस्टम जिसकी हेल्प से हम डाटा को क्या कर सकते हैं? टेबल्स की फॉर्म में अरेंज करके रख सकते हैं, उसको प्रॉपरली मैनेज करके रख सकते हैं और उसको एफिशिएंटली एनालाइज करते हैं। उस सिस्टम को हम कहते हैं RDBMS। अब डैशबोर्ड्स क्या होते हैं? अ स्क्रीन दैट शोज डाटा विजुअली फॉर क्विक अंडरस्टैंडिंग। ऐसी स्क्रीन जहाँ पे हमारे जो डाटा है वो दिखाया जाता है ताकि हम क्विकली उसको अंडरस्टैंड कर लें, उसको हम कहते हैं डैशबोर्ड। नेक्स्ट इज कोबोल। अब कोबोल क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये एक ओल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फॉर हैंडलिंग स्ट्रक्चर्ड बिजनेस डाटा, जिसमें हम क्या करते थे? बिजनेस डाटा को हैंडल करके रखते थे और वो सिर्फ स्ट्रक्चर डाटा को हैंडल करने के लिए यूज़ होती थी, विच लेड द फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम। और ये क्या है? फाउंडेशन है। जो हमारे पास मॉडर्न डाटा मैनेजमेंट सिस्टम है या फिर डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम है, उसके लिए क्या है? फाउंडेशन है। मतलब पहले ये था, तभी हमने उसमें फ़र्दर इम्प्रूवमेंट करके एक एफिशिएंट सिस्टम बनाया जो कि सिर्फ स्ट्रक्चर डाटा को हैंडल नहीं कर सकता, बल्कि सेमी स्ट्रक्चर डाटा को भी हैंडल कर सकता है, या फिर हम कह सकते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को भी हैंडल कर सकता है। तो उन सब सिस्टम्स के लिए ये जो कोबोल है ये फाउंडेशन है। तो व्हाट इज स्ट्रक्चर डाटा? स्ट्रक्चर डाटा जिसमें कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, कोई स्कीमा होता है। अब इसका मतलब ये होता है कि जो हम जब डाटा को अरेंज करके रख रहे होते हैं उससे पहले ही, दिस मीन्स द स्ट्रक्चर ऑफ द डाटा सच एज फील्ड्स, डाटा टाइप्स एंड रिलेशंस इज डिसाइडेड बिफोर द डाटा इज स्टोर। उसको स्टोर करने से पहले ही हमें उसका स्ट्रक्चर पता होता है। इट इज़ यूजली स्टोर्ड इन टेबल्स कंसिस्ट रॉज एंड कॉलम्स। ये टेबल्स में शो करते हैं हम, और उस टेबल के क्या होते हैं? रॉज और कॉलम्स होते हैं, जहाँ पे जो रॉ है वो रिप्रेजेंट करता है सिंगल रिकॉर्ड और जो कॉलम है वो रिप्रेजेंट करता है किसी भी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को। Because of its well-defined structure, structured data is easy to store, search, query and analyze using traditional database management system। अब ये बहुत ज़्यादा well-defined डाटा होता है, उसकी वजह से हम इसको इस पे एनालाइज करने के लिए या फिर इससे हम मीनिंगफुल कंक्लूशन निकालने के लिए जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है या फिर ट्रेडिशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्ट्रक्चर डाटा के। तो फर्स्ट वन है फॉलो अ स्कीमा। इसका एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट इज स्टोर्ड इन रॉज एंड कॉलम्स। ये रॉज और कॉलम्स में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट इज ईच फील्ड हैज़ अ स्पेसिफिक डाटा टाइप। हर जो फील्ड होती है उसका कोई स्पेसिफिक डाटा टाइप होता है, या तो वो इंटीजर होता है या फिर स्ट्रिंग होता है या फिर डेट होता है। अब इन सब के बारे में हम तब पढ़ेंगे जब हम आगे फर्दर चैप्टर्स में प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इजीली क्वेरीड यूजिंग SQL। अब हम इसको इजीली इसकी क्वेरी कर सकते हैं SQL को यूज़ करके। उसके अलावा ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड होता है और कंसिस्टेंट होता है, मतलब चेंज नहीं होता। एग्जाम्पल ऑफ द स्ट्रक्चर डाटा इंक्लूड स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स। जैसे हम स्टूडेंट की अवार्ड रोल्स की बात करें, उसमें क्या होता है? रोल नंबर होता है, नेम होता है, मार्क्स होते हैं। तो इसके ये क्या है? बेस्ट एग्जाम्पल है स्ट्रक्चर डाटा के लिए।
अब ये कुछ हिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम। सिंस अर्ली डेज कंप्यूटर हैज़ बीन यूज फॉर डाटा प्रोसेसिंग, मतलब पहले टाइम से ही, काफ़ी टाइम पहले से ही जो कंप्यूटर है वो डाटा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ हो रहा था। ड्यूरिंग 1960s businesses started to use computer extensively and language such as COBOL were used to define the structured data formats। मतलब 1960s में क्या होने लगा, वो बिज़नेस में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे और जो लैंग्वेज वो यूज़ करते थे इस डाटा को इंटरप्रेट करने के लिए वो कोबोल थी। और ये जो लैंग्वेज थी ये क्या करती थी, सिर्फ स्ट्रक्चर डाटा को डिफ़ाइन कर सकती थी। फिर EF कॉर्ड ने डेवलप किया RDBMS दैट इज़ रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट अलाउज डाटा टू बी स्टोर्ड, रिट्राइव्ड एंड प्रोसेस्ड एफिशिएंटली इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। अब ये क्या करता है, ये वाला सिस्टम अलो करता है हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, मतलब जब हमें चाहिए वो वहाँ से ले भी सकते हैं, एंड प्रोसेस्ड एफिशिएंटली, उसको एफिशिएंटली प्रोसेस्ड भी कर सकते हैं इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्ड वे में उस पर हम एनालिसिस कर सकते हैं। और वो किसकी हेल्प से होता है, इस रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हेल्प से। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ डाटा वार हाउस। ये जो कंसेप्ट है ये सबसे पहले 1990s में दिया गया था। अ डाटा वार हाउस इज़ अ सब्जेक्ट ओरिएंटेड, टाइम इनवेरिएंट, इंटीग्रेटेड एंड यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। अब आप कंफ्यूज हो गए कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, टाइम इनवेरिएंट क्या होता है और इंटीग्रेटेड क्या होता है। ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है मतलब हर चीज़ का इसमें कुछ टॉपिक होता है, किसी हेडिंग के अंडर सब चीज़ें होती हैं। जैसे हम कहते हैं सेल की बात करते हैं, उसके बाद हम परचेज़ की बात करते हैं, कितना हमने ख़रीदा कितना बेचा। तो डे टू डे जो हम काम करते हैं इसमें वो चीज़ें इंक्लूड नहीं होती, बल्कि इसमें हर चीज़ एक हेडिंग के अंडर होती है, इसीलिए हम इसको कहते हैं सब्जेक्ट ओरिएंटेड। नेक्स्ट इज़ टाइम इनवेरिएंट। टाइम इनवेरिएंट क्या होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। वो कैसे, अगर हम 5 years पहले की बात करें तो अगर तब चॉकलेट की सेल कितनी थी, 50 पर डे थी, तो ये आज की डेट तक आते हुए भी चेंज नहीं होगा। हाँ, आज की ट्रांजैक्शन लिखेंगे ये कि 70 पर डे है, लेकिन वो वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रिजर्व रहेगी। अगर टाइम चेंज हो जाएगा तो वो वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो चेंज नहीं होगी। इसलिए हम कह सकते हैं जो डाटा वार हाउस में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो टाइम के चेंज होने से नहीं बदलती, इसी को हम कहते हैं टाइम इनवेरिएंट। नेक्स्ट इज़ इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब मल्टीपल सोर्सेज से वो डाटा को इंटीग्रेट करता है, कलेक्ट करता है और फिर एक सिंगल ग्रुप में हम कह सकते हैं कि उसको यूनिफॉर्म वे में अरेंज करके रखता है। अलग अलग सोर्सेज से डाटा कलेक्ट तो करता है लेकिन उसको यूनिफॉर्म वे में अरेंज करके रखता है, इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड। नेक्स्ट इज़ यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। अब ये किसके लिए हेल्पफुल होता है, डिसीजन मेकिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। Next is data warehouse stored structured data using facts, tables and dimension tables, making them suitable for analytical processing and data mining। अब इसको हम इस वाली इंफॉर्मेशन को लेके हम उसके ऊपर एनालिसिस भी कर सकते हैं और डाटा माइनिंग भी करते हैं। डाटा माइनिंग क्या होता है कि एक तरह से हम डाटा को डिग करते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे टाइम हम उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। जैसे एक डाटा को कंसिडर किया जो हमारे बैंक का डाटा था, तो उसको काफ़ी टाइम पे स्टडी करने के बाद हमने पैटर्न्स को फाइंड किया। अब उस पैटर्न्स के अगेंस्ट जो चीज़ होगी वो फ्रॉड होगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमने डाटा माइनिंग की हेल्प से फ्रॉड को डिटेक्ट किया। तो डाटा को काफ़ी टाइम तक काफ़ी डिटेल में और बहुत ज़्यादा सोच समझ के एनालाइज करना, इसी को हम कहते हैं डाटा माइनिंग। नेक्स्ट इज सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। इट कंटेन्स सम लेवल ऑफ स्ट्रक्चर बट डज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो द रिलेशनल डाटाबेस model. The structure is provided through tags, attributes और key value pairs। इसकी हमने एग्जाम्पल पहले भी देखी थी। ये JSON का डाटा है, इसमें यहाँ पे स्टूडेंट ID, नेम, कोर्स, ईयर कि ये किसी टेबल की फॉर्म में नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें क्या है, एक की दी हुई है। की क्या है, स्टूडेंट ID और उसके बाद इसकी ID है। मतलब स्ट्रक्चर तो है लेकिन पार्शली स्ट्रक्चर्ड है, इसका कोई भी टेबल वगैरह यहाँ पे नहीं है।
वो JSON की फ़ाइल थी। अब यहाँ पे XML को भी देख लो, यहाँ पे क्या है, एक स्टूडेंट है, उसकी ID, उसका नेम, उसका कोर्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। अब अदर एग्जांपल XML फाइल्स, JSON फाइल्स, सर्वर लॉग्स फाइल्स, ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। सो नेक्स्ट इज़ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, जो हमने पहले भी पढ़ा, ये किसकी फॉर्म में होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, मैसेजेस की फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में। और ये क्या होता है, इट डज़ नॉट फॉलो एनी प्री डिफाइंड स्कीमा और डाटा मॉडल। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ डाटा जनरेटेड टुडे। मतलब सबसे ज़्यादा फॉर्म में अगर कोई डाटा आज की डेट में जनरेट हो रहा है वो यही अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, स्पेशली ड्यू टू ग्रोथ ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। आप देख रहे हो कि सभी लोग क्या कर रहे हैं, यूट्यूब्स पे वीडियोस बना के डाल रहे हैं, व्लॉग्स बना रहे हैं, ठीक है, उसके बाद इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं। तो इस सब की वजह से ये जो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है इसकी वॉल्यूम बढ़ती ही जा रही है। अब ये सारी जो है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की एग्जांपल हैं, टेक्स्ट फ्रॉम द ईमेल्स और द सोशल मीडिया पोस्ट, इमेजेस, ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स, फ्री टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। अब चैलेंजेस क्या अराइज हो रहे हैं इस अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की वजह से कि ये रिक्वायर लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। इसको स्टोर करने के लिए लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए होती है। उसके बाद नीड्स एडवांस प्रोसेसिंग टेक्निक्स। ये जो हमारे ट्रेडिशनल या फिर सिंपल टूल्स हैं उनसे हम इसको प्रोसेस नहीं कर सकते, बल्कि इसकी प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास एडवांस टेक्निक होनी चाहिए। उसके बाद हाई कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट्स, उसकी कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। प्रोसेस्ड यूजिंग AI, NLP एंड इमेज प्रोसेसिंग टूल्स। इसकी प्रोसेसिंग के लिए हमें AI चाहिए होता है, NLP चाहिए होता है और इमेज प्रोसेसिंग टूल्स चाहिए होते हैं। अब NLP जो होता है वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये AI की ये एक ब्रांच होती है। ये क्या करती है कि जो ह्यूमन लैंग्वेज है उसको इंटरप्रेट करती है ताकि जो कंप्यूटर है उसको अंडरस्टैंड कर सके। नेक्स्ट इज़ डाटा स्ट्रीम। अब डाटा स्ट्रीम क्या होता है, इट इज़ अ कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ द डाटा जनरेटेड ओवर टाइम। ओवर टाइम जो हमारे पास डाटा जनरेट होता है वो हमारा डाटा स्ट्रीम का पार्ट होता है। इट में कंटेन स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। इसमें ये तीनों टाइप्स के डाटा अराइज हो सकते हैं। और इसके कैरेक्टर्स क्या हैं कि ये एक तो कंटिन्यूअस होता है और उसके बाद एंड हाई स्पीड जनरेशन, और इसकी स्पीड भी हाई होती है। जैसे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एक तो ये कंटिन्यूस होता है, उसके बाद टाइम सेंसिटिव, मतलब टाइम के बदलने की वजह से ये भी बदलता रहता है। जैसे अगर हम बात करें डिस्टेंस की, अगर हमारी जो स्मार्ट वॉच है वो हमारा डिस्टेंस मेज़र कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा हम वैसे वैसे डिस्टेंस भी कवर करते रहेंगे तो ये बदलता जाएगा। उसके बाद टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर भी इसी का एक टाइप है। टेम्परेचर भी क्या होता है, टाइम के साथ साथ कम या फिर ज़्यादा होता रहता है। उसके बाद हाई वॉल्यूम एंड वेलोसिटी, इसकी ज़्यादा हाई वॉल्यूम होती है और वेलोसिटी भी हाई होती है। रिक्वायर्स रियल और नॉन रियल टाइम प्रोसेसिंग। अब रियल टाइम प्रोसेसिंग मैंने आपको बताया था क्या होता है, उसी टाइम पे ये रिज़ल्ट बना के दे देता है, ठीक है। और नॉन रियल टाइम प्रोसेसिंग मतलब उसका अपोजिट, या फिर कुछ टाइम लेता है या फिर उसी टाइम पे ये क्या करता है, रिज़ल्ट दे देता है। ऑफन प्रोसेस्ड यूजिंग टाइम। अब टाइम विंडो क्या होता है कि एक फ़िक्स्ड पीरियड जिसमें हम क्या करते हैं, डाटा को देखते हैं। जैसे अगर हमें किसी सेल का मंथली डाटा चाहिए तो हम पूरे मंथ उसको देखेंगे, उसके बाद कोई कंक्लूशन निकालेंगे, तो इसको हम कहते हैं टाइम विंडो, एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पीरियड। उसके बाद हम कहते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ एन आवर, एक घंटे में किसी जगह का टेम्परेचर कितना ज़्यादा चेंज हो गया तो फिर हमें उसमें एक घंटा लेना पड़ेगा, उसके बाद हमें पता चलेगा। तो ये भी किसकी एग्जांपल है, एक टाइम विंडो की। एग्जांपल ऑफ data streams are a weather sensors sending temperature, humidity and pressure data continuously, IoT devices that is smart meters, smart lights generating real time data. Next is GPS data from vehicles showing live location and speed. ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं, डाटा स्ट्रीम्स की एग्जांपल है। उसके बाद स्टॉक मार्केट प्राइसेस अपडेटिंग एवरी सेकंड, मतलब जो स्टॉक मार्केट है उसके बारे में आपने सुना होगा कि उसके जो प्राइसेस हैं वो विद इन सेकेंड्स चेंज होते रहते हैं। ये भी किसकी एग्जांपल है, डाटा स्ट्रीम की, जो कंटिन्यूसली चेंज होता जा रहा है। सो नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिकल डाटा टाइप्स। स्टैटिस्टिकल डाटा टाइप्स क्या होते हैं, इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस डाटा इज मेनली क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स बेस्ड ऑन इट्स नेचर एंड यूसेज। उसके नेचर और यूसेज को देखते हुए उसको
टू मेन टाइप्स में स्टैटिस्टिक्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज़ कैटेगरिकल और क्वालिटेटिव डाटा एंड द सेकेंड वन इज़ न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव डाटा। तो पहले हम बात करते हैं कैटेगरिकल डाटा की। इट रिप्रेजेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? कैरेक्टरिस्टिक्स को और एट्रीब्यूट्स को, मतलब जिसको हम नंबर की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट करते बल्कि क्वालिटीज़ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ब्यूटी हो गया, है ना। ये क्या किसकी फॉर्म में है? कैटेगरिकल डाटा की। क्लासिफाई डाटा इनटू डिस्टिंक्ट कैटेगरीज। दीज वैल्यूज डू नॉट रिप्रेजेंट न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड बट इंडिकेट ग्रुप मेंबरशिप। मतलब ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं देता लेकिन ग्रुप मेंबरशिप को इंडिकेट करता है। फॉर एग्जांपल जेंडर। तो जेंडर क्या है? हमारे पास एक तरह का एट्रीब्यूट है, एक क्वालिटेटिव डाटा है। इसको हम नंबर की फॉर्म में तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते लेकिन ग्रुप्स बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑक्यूपेशन, उसके बाद मैरिटल स्टेटस, मतलब मैरिड और नॉन मैरिड। तो ये सब किसका पार्ट है? कैटेगरिकल डाटा का। अब जो कैटेगरिकल डाटा है वो भी टू टाइप्स का होता है। द फर्स्ट वन इज़ नॉमिनल डाटा। कैटेगरीज हैव नो इनहेरेंट ऑर्डर और रिलेशनशिप। मतलब नॉमिनल क्या होता है? कोई नेम, ठीक है। इसमें उनका कोई ऑर्डर नहीं होता, ना उनका कोई रिलेशनशिप होता है। यूज्ड ओनली फॉर क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन। को सिर्फ क्लासीफाई करने के लिए और उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है, जैसे जेंडर और ऑक्यूपेशन। उसके बाद इसकी दूसरी टाइप है ऑर्डिनल डाटा। कैटेगरीज हैव मीनिंगफुल ऑर्डर और रैंक। इसमें जो हमारे पास कैटेगरीज हैं उनको ऑर्डर और रैंक दिया गया होता है। फॉर एग्जाम्पल एज कैटेगरीज। अब इसमें क्या होता है कि एग्जैक्ट डिफरेंस जो कैटेगरीज में है वो डिफाइन नहीं होता। जैसे अगर हम एज कैटेगरी की बात करें तो 0 to 26, उसके बाद 26 to 46, मोर देन 46, हमने इसको रैंक दिया हुआ है। फर्स्ट रैंक इसका है, सेकंड ऑर्डर इसका है, थर्ड ऑर्डर इसका है। लेकिन अब इसमें हम डिफरेंस की कोई भी बात नहीं कर रहे। उसके बाद है न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव डाटा। ये भी टू टाइप्स का होता है। जैसे कैटेगरिकल डाटा टू टाइप्स का होता है, उसके अलावा जो हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा है ये भी टू टाइप्स का होता है। द फर्स्ट वन इज़ डिस्क्रीट डाटा और नेक्स्ट वन इज़ कंटिन्यूस डाटा। अब डिस्क्रीट डाटा में हर आइटम अपने आप को खुद रिप्रेजेंट करती है, जैसे 1 2 3 4 5। अब जो कंटिन्यूस डाटा होता है ये इंटरवल्स की फॉर्म में होता है, जैसे 1 to 10, 10 to 20। तो हर आइटम जो है अपने आप को खुद रिप्रेजेंट नहीं कर रही। जैसे हम कहते हैं कि 1 से लेकर 10 तक के बीच में 5 बच्चों के मार्क्स आए, तो ये क्या है? हमारा एक तरह का कंटिन्यूअस डाटा।